Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is my new video for class 11th microeconomics unit 1. So we are now starting with in continuation of my previous video. I have taught you about type economies, the problem of choice and economic problem. Now today we'll start with the types of economies. That is also a part of first chapter. So economy. In my previous video I told you that economy means the sum total of all economic activities. मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं. We all know प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारे हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से कई मार्केट फॉर्म होती हैं, कई तरह की इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, कई तरह के पैटर्न डेवलप होते हैं जिनके बेसिस पे हर गवर्नमेंट, हर कंट्री रेगुलेट होती है, राइट. तो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है. 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो अगर मैं 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की बात करूं, सो हियर वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज मार्केट इकोनॉमी. Second is mixed economy and third is planned economy, right? Before we start with differentiating between them, you should understand that this classification is based on economic activities. So here we start with the first one, market economy, right? Market economy, as the term itself says, market, where everything is dealt with only market forces. यानी यहाँ पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होता. यहाँ पे जो काम होता है वो प्योरली किस बेसिस पे होता है, प्रॉफिट मोटिव बेसिस पे होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से होता है. यानी प्राइस फैक्टर यहाँ सबसे बड़ा होता है. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, राइट. तो ऐसी इकोनॉमीज हमारी वर्ल्ड में हमने देखी होगी अराउंड आवरसेल्फ. कौन कौन सी इकोनॉमीज ऐसी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस तरह के पैटर्न फॉलो करते हैं, जहाँ पे सिर्फ किसकी चलती है, मार्केट फोर्सेस की. यानी जो भी हो रहा है इकोनॉमी में वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव हो रहा है, उसी रीजन से हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, तो यहाँ कैसी इकोनॉमी चल रही है, इसी तरह की. ये सब क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी है. इनका मेन पर्पस क्या है, अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, मोर इकोनॉमिकल गेन. फॉर दिस रीजन दे वर्क, राइट. एंड इफ यू आर कमिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मेरिट्स ऑफ बोथ द इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी, पहले हम पढ़ लेते हैं थर्ड, फिर इन दोनों की मेरिट्स. इसमें जो अच्छाइयां है, इसमें जो अच्छाइयां हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ ले लेते हैं. जो हमारी कंट्री ने कर रखा है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी. हमें जो चीज मार्केट इकोनॉमी से अच्छी लगी वो ले ली, जो चीज हमें सोशल इकोनॉमी से अच्छी लगी हमने वो ले ली, दोनों को मिला दिया. इस तरह से हमारी इकोनॉमी तैयार हो गई. Because when we got independent, our first prime minister was Jawaharlal Nehru. He has decided to follow the merits, the advantage of both the economies. क्योंकि जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, पहली प्रॉब्लम यही थी कि हम पैटर्न कौन सा फॉलो करें. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे इसी इकोनॉमी पैटर्न यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को ही सिलेक्ट किया, सो दैट हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर सकें और गवर्नमेंट सेक्टर को भी अलाउ कर सकें, और दोनों मिलकर इक्वली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखें. तो अब जब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो गई तो पब्लिक वेलफेयर की भी बात करें, और वो पैटर्न किसका है, प्लान्ड इकोनॉमी में, राइट. तो प्लान्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो प्लान्ड इकोनॉमी का क्या कह सकते हैं हम, जो प्लानिंग से चल रही है, जो कंट्रोल्ड है, जो कमांडेड है, जो सोशल वेलफेयर बेस्ड है. यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है पब्लिक वेलफेयर के मोटिव से. ठीक है. तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं भी डिफरेंस बेसिस पे आपको समझाती हूँ. बिफोर इट, जो कॉमन फीचर जो मैंने आपको दोनों की बताया कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा काम करता है. मार्केट इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्लान्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर लोगों का करना. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारी इकोनॉमी ने अडॉप्ट किया द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. और आज के टाइम में कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज हैं. और हमने क्या किया, दोनों के एडवांटेज ले लिए. इस इकोनॉमी की बात करें तो उन्होंने पब्लिक वेलफेयर को अवॉइड कर दिया, और इस इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं करते. यानी प्लान्ड इकोनॉमी सिर्फ अपने लोगों के लिए सोच रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं कर रही है. और अगर जब हम लोगों की सोचते हैं तो हम खर्च ज्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं. और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं तो इनकम कहाँ से आएगी. इनकम लाने के लिए
इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी, यानी कि हमें प्रॉफिट मोटिव टास्क भी करने पड़ेंगे। सिर्फ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चलाने से, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की इकोनॉमी चलाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, ना ही इनकम जनरेट होती, और जब इनकम नहीं आएगी तो हम लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च कैसे करेंगे। फॉर दिस रीजन वी नीड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेट इकोनॉमी ऑल्सो। दिस इज वाई वी अडॉप्टेड द पैटर्न ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं है, दोनों के ही मेरिट्स को इसने कंबाइन किया हुआ है। आप इंडिया में देख सकते हो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, यानी प्राइवेट फर्म्स भी काम करती हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी काम करती है। हमारी इकोनॉमी के टारगेट जीडीपी ग्रोथ भी है, साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी है, क्योंकि पुअर भी हमारे यहाँ ज्यादा है। तो हमें उन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना है, हमें इकोनॉमी को भी अच्छा बढ़ाना है, साथ में लोगों का भी भलाई के लिए ध्यान रखना है। अभी जो पीरियड हमारा चल रहा है उसमें देखिए इकोनॉमी डाउन हो रही है, बट वेलफेयर में कहीं कमी आ रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर तरह के प्रोग्राम चला रहा है, हर तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब में खर्च होता है, इन सब के खर्चे कहाँ से आएंगे, जब हमें इनकम मिलेगी। और इनकम का एक ही टारगेट हो सकता है जब हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउड कर दें हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटीज करने के लिए, right? So here we comes. Now I am going to explain you in detail about market economy. What is market economy? Market economy is also known as capital economy. It is also known as private economy. Capitalist economy, क्योंकि capitalist economy term लग रहा है, means their prime motive is to earn capital. For making capital formation, यानी इनका मेन मकसद क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कमाना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल्स वेलफेयर। यानी यहाँ पे किसी तरह के लोगों के लिए कोई फेवर नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना इनका प्राइम मोटिव है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कंट्रोल करता है। हु इज कंट्रोलिंग हियर? प्राइवेट सेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो नाम याद कर लीजिए, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट? अब है प्राइवेट ओनरशिप ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इस तरह की इकोनॉमी में, उन सब की पावर, उन सब को कंट्रोल करने की कैपेसिटी, उन सब को ऑक्यूपाइड, उन सब को यूज करने की जो प्लानिंग है, वो सिर्फ सब कुछ किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। यानी यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, राइट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनका प्राइम मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये काम करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फर्म्स लगाते हैं, जो भी प्लांट लगाएंगे इनका पहला मोटिव होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में, हम इंडिया की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज कम होती हैं, लोगों से काम ज्यादा लिया जाता है। यस और नो? होता है ना ऐसा? तो क्यों? क्योंकि इनका प्राइम मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, ज्यादा काम करवा के कम कॉस्ट पे प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट का रेशियो यही है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, तभी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? नेक्स्ट, स्टिफ कंपटीशन। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द टारगेट, तो हर फर्म एक दूसरे के साथ कट थ्रोट कंपटीशन कर रही है। अगर हम आज की बात करें, अपनी इकोनॉमी में भी देखें, तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंगिंग कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और सब अपने प्रोडक्ट को बेचने की कहीं ना कहीं तकनीक निकालते हैं, कोई ना कोई टेक्निक निकालते हैं जिसके थ्रू उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिके, राइट? तो कैसा है ये? कंपटीशन टफ है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा की फीचर है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। और यहाँ पे हम देखें कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट हैं, हर जगह कंपटीशन लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? प्राइवेट सेक्टर्स में। तो कैसा है? स्टिफ कंपटीशन है, बहुत टाइट कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचा करने के लिए, एक दूसरे को की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटेड थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म काम करता है वो है प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं वो उनकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? उनकी प्राइस कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे मार्केट फोर्सेस। यानी प्राइस मैकेनिज्म यहाँ का सबसे बड़ा फीचर है। और प्राइस मैकेनिज्म यानी प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए ये किस पे काम करते हैं? मार्केट फोर्सेस पे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी? इट हैज टू नेम अगेन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड प्राइवेट इकोनॉमी।
Moving to planned economy. Planned economy is also called socialist economy and command economy. Socialist word लग गया. Socialist का मतलब social welfare, लोगों के फायदे के लिए, राइट. और कमांड लग गया यानी कि कमांडिंग है, कोई कंट्रोल कर रहा है और कोई सुप्रीम पावर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सिंपली वी कैन से गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कमांड कर रही है. तो इसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, सोशल इकोनॉमी. अब इसके फीचर्स क्या हैं, जो इसके फीचर्स हैं इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट में है इसके फीचर. कैसे, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यहाँ पे किसकी ओनरशिप हो गई, गवर्नमेंट की. यानी यहाँ पे किसका चलेगा, गवर्नमेंट का. अगर हम भेल, सेल और एनटीपीसी की बात करें तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है. तो यहाँ पे कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का. जितने एरिया, जितने गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट देता है, उन सब के फैक्टर्स, उन सब से रिलेटेड हर एक्टिविटी का कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, राइट. नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर. क्या है मोटिव, सोशल वेलफेयर इज द प्राइम मोटिव. लोगों का भला करना इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा टारगेट है. इसलिए अगर हम जैसे अपनी इकोनॉमी की भी बात करें तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाता है, जो भी बेनिफिट होती है, वो जनरली लोअर इनकम ग्रुप के लिए होती है. क्यों, क्योंकि रिच तो दे सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू. बट जो पुअर सेक्टर है उनके पास हर चीज इजीली नहीं हो पाती. द सेम रीजन, बिकॉज देयर इनकम लेवल इज टू लो. तो उनके बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है. और इसके लिए गवर्नमेंट इस मोटिव को ध्यान रखती है कि जो भी प्रोड्यूस हो वो गरीबों तक भी पहुंचे, हर पर्सन के पास पहुंचे. यानी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं. rather thinking of only one group, they focus on each group simultaneously so that everyone get advantage of all the policies. तो जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो जनरली ये ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर कर सकें. और जो हमारी इकोनॉमी के एसेट्स और रिसोर्सेज हैं उन पे राइट सभी के हैं, तो सबको बराबर उनका यूटिलाइजेशन करने का मौका मिले, राइट. फिर है नो कॉम्पिटिशन अमंग फर्म्स, राइट. बिकॉज गवर्नमेंट की फर्म्स हैं और गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता. यहाँ प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, यहाँ प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कोई कंपटीशन होगा ही नहीं. मार्केट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्सेस इसलिए प्रोमिनेंट थे क्योंकि वहां पे क्या था, प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी फर्म्स, तो आपस में कंपटीशन चल रहा है. बट यहाँ पे लिमिटेड फर्म्स होती हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड कर रहा है. तो फिर लोग कैसे उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता. जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी वही चलेगी, चाहे फिर कितनी फर्म आए और कितनी भी चली जाए, प्राइस जो हो गई डिसाइड वही रहनी है. तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट. नेक्स्ट इज ऑपरेट बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स वी कैन से मिनिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री. They control all the power, they control all issues related to production, consumption and investment activities. Next, rational allocation of resources. This is the main feature of this economy, because if the economy is in hand of government, definitely they will not exploit resources. Their target is also to save environment, to supply only that much which is required. But when we are moving to private sector, private economy, their target is just to have more profit, and to earn profit they can exploit the resources as well. Like I said कि वो लोगों से काम ज्यादा कराते हैं, वर्किंग आवर्स ज्यादा होती है, उसके अगेंस्ट सैलरी कम होती है. यानी प्रोडक्शन में जो बढ़ रहा है उनका, जो प्रॉफिट मोटिव के कारण, उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता रिसोर्सेज का. जितने रिसोर्सेज की पोटेंशियलिटी है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है. सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. आप जल्दी से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए. डिटेल नोट्स आपको बुक में बहुत इजीली मिल जाएंगे इसके, बट आपको ये समझ में पहले आना चाहिए, राइट. और अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी शेयर कर दूंगी. सो यू जस्ट राइट डाउन दी. So I hope you all have written the same. Very good. Now we are going to start with the difference between economics. We have studied about problem of choice. We have discussed about types of economy, centrally planned and market economy. And now the question comes, what is economy? क्योंकि आप जो economics पढ़ रहे हो वो माइक्रो है, 12th में होती है मैक्रो.
तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम कितनी ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स का है, हम पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, हमें दिखाई देता एक, पर जब इसको पढ़ने बैठते ना 11th में 2 बुक्स, 12th में 2 बुक्स, तो इतनी वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये जो हमने इसको एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा इसमें वेरिएबल्स हैं, इतने सारे इसमें वेरिएबल्स है, इतने स्कोप है, वो स्कोप किस मैटर पे डिपेंड करता है। सो हियर वी आर नाउ गोइंग टू क्लासिफाई इकोनॉमिक्स एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हम जो फोकस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी में उसके सब्जेक्ट मैटर, जिसको हमने 2 फॉर्म में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है, 2 फॉर्म में, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हियर वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हियर वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने पूरा चार्ट इसलिए पहले से ही बना दिया जिससे आपको डिफरेंस भी मिल जाए और मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊँ, साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाती हूँ, राइट। तो पहली बात, माइक्रो कहाँ से डिराइव हुआ, तो वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, यानी कि क्या वर्ड ये ग्रीक से, माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। सेम मैक्रो वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। तो अब आप देखिए माइक्रो और मैक्रो अपने आप में ही टर्म इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, राइट, एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी कि बड़ा। यानी जब हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, जब हम मिनिमम लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, सिर्फ सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल मार्केट, सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज, सिंगल गुड एंड सिंगल सर्विसेज, जब हम इनकी बात करते हैं, सिंगल सर्विस, सिंगल गुड, तो ये सब क्या है, रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट की, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की, राइट। पर जब हम इन सबको कंबाइंड करके इकोनॉमी एज अ होल यानी नेशनल लेवल पे बात करते हैं, यानी मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी लार्ज लेवल, यानी इसमें अब क्या हो गया, सब इकट्ठे हो गए एक साथ। जैसे हम घर की बात करें, बीइंग अ इंडिविजुअल, हम ऐसे हैं, लाइक आप स्टूडेंट हैं, मैं ऐसा हूँ, आपकी स्टडी की जाए कि आपकी एवरेज कैपेसिटी टू हैविंग योर मार्क्स इज 50%, राइट, आपकी सिस्टर की 60%, आपके और जो फ्रेंड्स हैं उन सब की इंडिविजुअली परसेंटेज डिफरेंट है। पर जब मैं एग्रीगेट की बात करूं, आपकी क्लास के एग्रीगेट की बात करूं, यानी अगर हम इसको सिंबल दे दें कि आपकी क्लास की परसेंटेज ये है, तो वो क्या हो गया, मैक्रो लेवल, लार्ज लेवल, जहाँ पे सब इकट्ठे हो, राइट। सेम वे जब हम इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान इज माइक्रो बट इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मैक्रो, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ इंडिया में सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, वाइल राजस्थान में सिर्फ राजस्थान ही था, राइट। तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस हमें इस तरह समझना है कि स्मॉल और एक लार्ज। अब देखो मैंने जो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया है, आई के नीचे मैंने मार्क लगाया है या ए के नीचे मार्क लगाया है, इन्हीं से इसकी मीनिंग निकल के आ जाती है। कैसे, आई डिनोट्स हियर एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट की, किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट की। और जब मैं ए की बात करूं तो ए से यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ए से यहाँ क्या निकल के आ रहा है, एग्रीगेट, क्या निकल के आ रहा है, एग्रीगेट, यानी कि मैं इन टोटल सबकी एक साथ बात कर रही हूँ। तो यहीं से इस वर्ड में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। आई माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल स्टडी, ए मैक्रो यानी कि एग्रीगेट स्टडी। सो हियर कम्स द डिफरेंस नाउ। यूनिट ऑफ स्टडी, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट की, राइट। यहाँ पे किस पे फोकस किया गया, कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि कंप्लीट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपकी और मेरी इंडिविजुअली बात नहीं हो रही, या पॉपुलेशन की बात हो रही है, या कंबाइंड की बात हो रही है, आपकी और मेरी इनकम की बात नहीं हो रही, या नेशनल इनकम की बात हो रही है, इकोनॉमी की इनकम की बात हो रही है, आपकी और मेरे कंजम्पशन की बात नहीं हो रही। एग्रीगेट कंजम्पशन यानी कि ओवरऑल डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड। लाइक अगर हम आज के टाइम में बात करें तो अभी डिमांड किस चीज की ज्यादा है, किसकी, मेडिकल सर्विसेज की, राइट। और इंडिविजुअली बात करें तो हम सबकी अलग अलग डिमांड है। बट अब अगर मैं नेशनल की बात करूं, एज अ इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करूं, तो अभी हमारी पूरे सबकी डिमांड एक ही है, मेडिकल फैसिलिटीज, राइट। सो दिस इज एग्रीगेट, जब एक साथ हो जाती है।
सेकंड, फोकस ऑफ स्टडी, माइक्रो में किस पे फोकस किया गया, मैक्रो में किस पे फोकस किया गया. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का बेस भी है. रिसोर्स एलोकेशन जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस व्हेन वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. Right, so price determination and allocation of resources are the prime area where microeconomy studies. यानी माइक्रो इकोनॉमी की फोकस पॉइंट ये दो चीजें हैं. फिर मैक्रो किस पे फोकस कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. यही होता है ना, हमारी कंट्री का मेन फोकस क्या रहता है कि इनकम कैसे आए, क्या क्या फैक्टर्स लगाएं, क्या क्या इनपुट और डालें कि इनकम आए और साथ में सबको रोजगार भी मिले, सब एम्प्लॉयड रहे, कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे. अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं तो प्रोडक्शन भी कम होता है, कंजम्पशन कम होता है, ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम भी कम हो जाती है. अगर सब एम्प्लॉयड रहते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सबकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम मिलकर ही इकोनॉमी की जीडीपी बनाती है. राइट, सो हियर वी कम्स विद द थर्ड पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ स्टडी इज इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मीन जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो किन टूल से, किन वेक्टर्स से हमें पता चलता है कि ये इंडिविजुअल स्टडी है या स्मॉल स्टडी है. वो है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. इन दो चीजों से पता चलता है कि माइक्रो लेवल की स्टडी चल रही है. अगर हम इन सारे इंडिविजुअल्स यानी आपकी फैमिली, पड़ोस की फैमिली, जोधपुर की फैमिली, राजस्थान की फैमिली, इंडिया के हर फैमिली को कंबाइन कर दें, फिर हम कंबाइन करके देखें कि ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. यानी एक फैमिली की इनकम तो इंडिविजुअल हो गई, एक पर्सन की इनकम एक इंडिविजुअल हो गई, बट इंडिया में ऑल टुगेदर सबकी एक साथ क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. यानी सब एक साथ मिलकर क्या डिमांड कर रहे हैं और सब एक साथ मिलकर क्या सप्लाई कर रहे हैं. आज की अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज. राइट, इंडिविजुअल डिमांड इज वेरिंग राइट नाउ ऑल्सो, सबकी अलग अलग डिमांड है, अपने अपने घरों में बैठ के पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट यू ऑल नो वेल. बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि अभी प्रॉब्लम वही चल रही है. राइट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अभी सबको श्योरिटी चाहिए कि सबकी डिमांड यही है, क्या इंडिया सिचुएशन से बाहर आ जाए. राइट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरऑल. यहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी होगी, यहाँ पे हमने बात करी कि एक फैमिली, एक पर्सन की, और यहाँ हमने बात करी पॉपुलेशन की, एक साथ क्या डिमांड है, सारे प्रोड्यूसर्स की इकोनॉमी में एक साथ क्या सप्लाई है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्टडी. कैसे मेथड है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं इसमें स्टडी करने के, तो इसमें है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का यहाँ मतलब हो गया कि यहाँ पे हम किसको देखते हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे प्राइस डिसाइड होती है. यानी किसकी बात करी, एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरह से अपनी इनकम के साथ कोरिलेट होके अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है, इक्वल हो जाता है इनकम के अगेंस्ट. सेम फॉर प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके प्रॉफिट के साथ अपने आप को कितना खुश समझता है या कितना एडजस्ट करता है, और कहाँ पर आकर वो सोचता है कि हाँ यही मेरा पॉइंट है जहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, मुझे इतना ही सेल करना है कि मुझे प्रॉफिट इतना मिले. तो वो पॉइंट हो गया उसका सैचुरेशन, उसका फुल मैक्सिमम प्रॉफिट सिचुएशन, तो वो उसका इक्विलिब्रियम हो गया. अब आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्राइसेस बनती हैं, तो मार्केट में आकर के ही प्राइस बन रही है, और ये मार्केट हर एरिया की अलग अलग है, हर स्टेट की अलग अलग है, हर सिटी की अलग अलग है. तो प्राइस डिटरमाइंड होती है एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर के, पर्टिकुलर फैक्ट के साथ में, तो वहां पे एक पार्शियल इक्विलिब्रियम. So here we are moving with general equilibrium. Here general equilibrium analysis we are studying in macroeconomics, which state that जब हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनता है जिससे पूरी इकोनॉमी को फायदा हो, और ऐसा इक्विलिब्रियम बने जिसमें एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम सब बराबर हो जाए और सबको इक्वली एडवांटेज हो, उस लेवल के इक्विलिब्रियम की स्टडी हम यहाँ करते हैं. इसलिए इसको हमने नाम दिया है जनरल, सो दैट इट विल बी अप्लाई टू जनरल पब्लिक. नेक्स्ट, assumption. What is assumption? What we are assuming while we are studying micro and while we are studying macro. So when we study microeconomics, we assume that macro variables remain constant. Why? Because macro variables क्या है, national income,
मैक्रो वेरिएबल्स, एम्प्लॉयमेंट। और जब मैं इंडिविजुअल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम के साथ इंडिविजुअल इनकम कभी भी कोप अप नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनल इनकम इज एग्रीगेट है, उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और इंडिविजुअल इनकम एक छोटी सी बूंद है बस पानी की, ये समझ लीजिए। तो उसमें क्या है, बहुत कम है, तो उसका कंपैरिजन हम बड़े के साथ नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं, और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। सेम रीजन, क्योंकि अब मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल का एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं, डिमांड एग्रीगेट्स, डिमांड सप्लाई एग्रीगेट्स, तो उसमें इंडिविजुअल तो काम करेगा ही नहीं, यानी उसमें हम क्या ले रहे हैं, ऑल टुगेदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, लास्ट कंटेंट ऑफ दिस डिफरेंस, दैट इज अदर नेम। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में जिन टूल्स को यूज करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, तो बेसिकली उससे क्या जनरेट हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मार्केट डिमांड और सप्लाई मिलकर के प्राइस। तो इसका नाम पड़ता है प्राइस थ्योरी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जान सकते हैं, प्राइस थ्योरी इकोनॉमी, जिसमें हम कंज्यूमर के लिए प्राइस, प्रोड्यूसर के लिए प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करते हैं। और ये जो थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑल अबाउट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें इनकम की जनरल इक्विलिब्रियम, आउटपुट का इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम, ऑल एग्रीगेट्स, ऑल डिमांड टुगेदर, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो अब जब मैक्रो की बात होती है तो हम जनरली डिस्कस करते हैं विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैंने ये चार्ट भी इसी बेसिस पे बनाया जिससे आपको समझने में भी इजी हो जाए। तो आप इसको जल्दी से ड्रॉ कर लें। I hope you all have drawn. Very good. So now you just keep on studying it so that you can understand it well.